नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। एक नहीं दो एफआईआर हैं, 31 नहीं 33 लोग हैं, दोनों ही धर्म के लोग हैं और सबके पास दिल्ली पुलिस पहुंचने वाली है। इसमें ओवैसी भी हैं, नुपुर शर्मा भी हैं, इसमें दानिश कुरैशी भी हैं, यति नरसिंहानंद सरस्वती भी हैं। जिन 33 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है उनमें से दूसरी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 में से ज्यादातर लोग धर्म का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी दंगे, कभी पाकिस्तान, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान। इन सब शब्दों का इस्तेमाल जानबूझकर किया जाता है, पब्लिक मीटिंग में किया जाता है, यूट्यूब वीडियो बनाते वक्त किया जाता है, चौक चौराहे पर किया जाता है, कैमरे पर जानबूझकर अनाप शनाप बोला जाता है, उसे सोची समझी साजिश के तहत वायरल कराया जाता है। अब सरकार की टॉप लीडरशिप ने फैसला किया है कि जो भड़काएगा वो अब जेल जाएगा। धर्म कोई भी हो, मुकदमा सब पे दर्ज होगा। ये जो मोदी से नफरत करने वाली नई फौज रेडी हुई है, इसमें कुछ नई भर्ती हुई है। तो नए लोग कौन हैं और पुराने खिलाड़ी कौन हैं, इनको एक्सपोज करते हैं इस रिपोर्ट में। हेट स्पीच क्लब के 33 स्क्रिप्ट राइटर्स पर शिकंजा कस चुका है। भाईजान का नाम भी है, शादाब चौहान भी हैं, मौलाना मुफ्ती नदीम भी हैं, यति नरसिंहानंद सरस्वती भी हैं, दानिश कुरैशी भी हैं, मीनाक्षी चौधरी भी हैं, विनीता शर्मा भी हैं, स्वामी जितेंद्रानंद भी हैं, मौलाना सरफराज भी हैं, सबा नकवी भी हैं, तो अनिल कुमार मीणा भी हैं। इस एफआईआर को हिंदू मुसलमान वाले चश्मे से मत देखिए। एक्शन तो मुस्लिम हेट स्पीच क्लब के मेंबर्स पर भी हुआ है। हिंदू हेट स्पीच क्लब के राइटर्स को भी नहीं बख्शा गया है। नुपुर शर्मा से लेकर नवीन जिंदल तक सब पर एक्शन हुआ है। मोदी ने एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अपना हो या पराया हो, इधर का हो या उधर का हो, जो कोई भी हिंदू मुसलमान के नाम पर डराएगा, बहकाएगा, भड़काएगा, वो 100% जेल जाएगा। कोई नहीं छोड़ा जाएगा, सब पर एफआईआर दर्ज होगी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में 33 नाम दर्ज हो चुके हैं, मगर इशारा बाकी हेट स्पीचर्स की ओर भी है। अभी तो कई और नाम जुड़ेंगे, सब के सब पकड़े जाएंगे। ये एफआईआर दो ऑफ कोर्स की गई हैं और ये जो हेट मॉन्गर्स हैं, जो सोशल मीडिया या पब्लिक फोरम्स के ऊपर हेटफुल मैसेजेस आए हैं जो हर्टफुल हैं कम्युनली और अदर रिलीजन के लिए, उनके खिलाफ की गई हैं और मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है, तो इससे ज़्यादा डिटेल अभी मैं नहीं देना चाहूँगी। एक्यूज कौन कौन है, क्योंकि कुछ नेताओं के और कुछ इन्फ्लुएंसर के भी नाम हैं। वी विल बी शेयरिंग इट शॉर्टली। क्या ओवैसी और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल इन सब के नाम हैं? जी, इनके भी नाम मेंशन्ड है। कोई भी सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे भड़काऊ कमेंट करना जिससे कि कम्युनिटी में डिसहार्मनी आए या डिवाइड हो, इसको अवॉइड करें, अदरवाइज हम सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही करेंगे। जिसका इंतजार था वो हो ही गया। मोदी सरकार ने आखिरकार वो फैसला कर ही लिया। हेट स्पीच का मास्टरमाइंड किसी भी धर्म का क्यों ना हो, मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है। हिंदू मुसलमान दुकान बंद करो। धर्मों के नाम पर जो जलसे होते हैं, जो रैलियां होती हैं, उन पर ब्रेक लगाओ। रैली की परमिशन बंद, इजाजत नहीं। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर राजनीति करने वाले जुबान संभाल लें, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, इसकी गारंटी है। इधर हेट स्पीचर्स पर एक्शन हुआ, उधर भाईजान का रिएक्शन आ गया। बैरिस्टर ओवैसी ने एक ट्वीट नहीं किया, बैक टू बैक 10 ट्वीट्स कर डाले। शुरुआती ट्वीट्स में जबरदस्त हिंदू मुसलमान किया और आखिरी के ट्वीट्स में मोदी का नाम लिखा, प्रधानमंत्री की नीयत पर शक किया। इससे मन नहीं भरा तो भाईजान ने दिल्ली पुलिस पर ही एक साइड लेने का आरोप लगा दिया। पुलिस की कार्रवाई को ही बैलेंसवाद सिंड्रोम बता दिया। कानून का डंडा चला तो भाईजान अचानक डिफेंसिव मोड में आ गए, विक्टिम कार्ड खेलने लगे। अपने पहले ही ट्वीट में बैरिस्टर ओवैसी ने खुद को पाक साफ बताया, सवाल पूछा कि उनका गुनाह क्या है। ये तो एफआईआर में कहीं लिखा ही नहीं है। ओवैसी ने आगे ये भी लिखा कि उन्हें नहीं मालूम कि उनकी कहीं कौन सी बात दिल्ली पुलिस को भड़काऊ लगी। भाईजान को ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है।
कुछ घंटों पहले लातूर का ही टेप देख लेना चाहिए। तब ओवैसी के तेवर काफी डेयरिंग थे, डरने वाले नहीं, डराने वाले ही बोलते। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो, ओवैसी को पकड़ो। जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के, याद रखो। वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के, अब डराने वाले याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। भाईजान का ये कहना कि अब मुसलमान डरने वाला नहीं है, अगर ये भड़काऊ नहीं है तो फिर अगला सैंपल देखिए। मंदिर मस्जिद विवाद में ओवैसी ने कैसे बाबरी का डर दिखाया था, 92 वाली स्क्रिप्ट पढ़ी थी। बार बार एक ही टेप, मुस्लिम नौजवानों के दिमाग में मंदिर मस्जिद वाला है। कभी मोदी का डर दिखाया, कभी योगी के नाम से भड़काया। भाईजान ट्विटर पर आरोप तो ढेर सारे लगा रहे हैं, मगर अपना ट्रैक रिकॉर्ड छिपा रहे हैं। मैं तुमको कह रहा हूं नौजवानों, बाबरी मस्जिद को याद रखो। बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, उसी तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि ज्ञानवापी को भी छीन लिया जाए, मथुरा की ईदगाह को भी छीन लिया जाए। हम एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह कयामत तक। मगर ओवैसी इकलौते हेट स्पीचर नहीं है। 33 लोगों पर एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, मगर ये एफआईआर कम पड़ जाएंगे, शहर कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो देश में हेट स्पीचर्स की पूरी ब्रिगेड खड़ी हो गई है। इस मुल्क के रहने वाली भाजपा की औरत ने गुस्ताखी कर दी, खतरनाक अल्फाज इख्तियार कर लिए। कहां है तुम्हारी जवानियां, कहां है तुम्हारी जवानियां? इस्लाम कहता है उसको जीने का फिर दुनिया में कोई हक नहीं है। अब इस दुश्मन को जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये आपके खिलाफ में कह रहा है। इस वक्त देश के कोने कोने में ऐसे हेट स्पीच क्लब चल रहे हैं। चालाकी से पब्लिक के बीच वीडियो पहुंचता है, हिंदू मोहल्लों में, मुस्लिम मोहल्लों में नफरती माहौल बनता है, और 4 तरीके से ये हेट स्पीचर्स का मॉड्यूल ऑपरेट करता है। पहला, धार्मिक जलसों में भड़काऊ स्पीच वाला मंच। दूसरा, यूट्यूब के जरिए बनाए जा रहे, फैलाए जा रहे वीडियोज। तीसरा, व्हाट्सएप। और चौथा, ट्रोल आर्मी। ये सब कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं और देश का माहौल बिगाड़ते हैं। जवाब दो, जहां आप सुन्नतों का मजाक उड़ाया जाए, उस बदबख्त को दुश्मन की निगाह से देखो। उम्मत सो रही है, उम्मत नींद में है, उम्मत उठना नहीं चाहती, उम्मत डरपोक हो गई है, उम्मत कायर हो गई है, उम्मत बुज़दिल हो गई है। एक तरफ तो वो जो अपने मजहब पर आ जाती है, तो नैनीताल के एक बाशिंदे सलमान खुर्शीद को जला देते हैं, दूसरी तरफ मुसलमान है, निशाना बनाया जाता है, फिर भी ये हाथ पे हाथ धरे रख के बैठे हैं। आज कुत्तों की तरह लोग भौंक रहे हैं। क्या ये जुल्म नहीं, इस तरह की बकवास बकी जा रही है। मोदी से नफरत करने वालों की लिस्ट तो आउट हो गई है, मगर अभी भी कई किरदार हैं जो आउट ऑफ रीच हैं, मगर इनके पोस्टर्स तेजी से घूम रहे हैं। एक मौलाना कहता है हम हो गए एक तो खैर नहीं, दूसरा कहता है कि अब कयामत आने से कोई नहीं रोक सकता, तीसरा मरने मारने की बात करता है। तस्वीर देखिए, स्क्रीनशॉट में क्या लिखा है। चौथा, भद्दी भद्दी गालियां देता है, और उसकी ट्रोल आर्मी उसके वीडियो का स्क्रीनशॉट जगह जगह घुमाती है। एक एग्जाम्पल इस शख्स का भी है। भीम सेना का चीफ पीछे पोस्टर लगाता है, सामने कैमरा ऑन करता है और मार दो काट दो वाला टेप ऑन करके
अनाप शनाप बोलकर माहौल में आग लगाता है। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की है। नुपुर शर्मा ने देश के करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाया है। नुपुर शर्मा ने देश के करोड़ों नागरिकों का दिल दुखाया है। नुपुर शर्मा ने पूरे देश का अपमान पूरी दुनिया भर में कराया है। नुपुर शर्मा का यह अपराध माफी के लायक नहीं है, फांसी के लायक है। नुपुर शर्मा की जुबान काटकर लाने वाले को भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा करते हैं। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के इशारे पर काम कर रही है। नुपुर शर्मा कानपुर हिंसा, कानपुर दंगे की असली मास्टरमाइंड है। नरेंद्र मोदी सरकार, योगी आदित्यनाथ सरकार नुपुर शर्मा को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करे और जेल में डाले, लेकिन नुपुर शर्मा पर कोई भी कानूनी कार्रवाई की नहीं जा रही है। इसलिए हम भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर यह ऐलान करते हैं, नुपुर शर्मा की जुबान काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपयों से सम्मानित किया जाएगा। जैसे इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर घूमा, चंद मिनटों में वायरल हो गया। मुस्लिम मोहल्लों में, हिंदुओं के मोहल्लों में हर मोबाइल पर पहुंचने लगा। मगर पहले तो इसने भड़काया, फिर बाद में रफू चक्कर हो गया, लेकिन इसके एक वीडियो ने तूफान खड़ा कर दिया। इस मोदी हेट ग्रुप का हैंडलर एक नहीं, इसमें 50 कैरेक्टर हैं। हर मिनट, हर घंटे, हर दिन नए नए हेट स्पीचर्स की तैनाती हो रही है, और जो पुराने हैं वो अभी से 17 जून की तारीख वाला भड़काऊ प्लान एक्टिव कर चुके हैं। हिंदुस्तान के माहौल को जहरीला और नफरत आमेज में बनाने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर इस कदर यहाँ पर मसरूफ हैं। उन्हीं में से एक पाखंडी और एक ऐसा खबीस जो अपने आप को महंत और पुजारी बताता है, डासना देवी गाजियाबाद का रहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है। महज यहाँ पर उसकी चुनौती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रहा हूँ कि आज इस खबीस ने, इस मलऊन ने फिर से एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पर और चुनौती देता है 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में यह फकीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतजार करता हूं इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल करके बाहर आ जाए। कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे, तू अपने बगैर बॉडीगार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है। भौंकना शुरू किया तो अब मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। बहुत हो गया हिंदुस्तान भर में, और जो हुकूमत में बैठे हुए इसके नाजायज बाप हैं वो भी सुन ले। अगर तुम्हारी इसके साथ मदद है तो फिर इसके गले में पट्टा लगाओ और इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजो, वरना माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तू हुकूमत में बैठे हुए अपने नाजायज बाप की मदद से अगर ये सोचता है कि जो चाहे भोंक लेगा, तो हम भोंकने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फकीर जवाब देने के लिए तैयार है, और फिर पिछला जो हिसाब किताब है सब साफ कर लिया जाएगा। हिंदू हो या मुसलमान हो, मौलाना हो या मुफ्ती हो, या कोई यति नरसिंहानंद सरस्वती हो, अब सारे हेट स्पीचर का स्क्रू टाइट किया जा रहा है। मगर धर्म के नाम पर सियासत करने वाले अभी भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। एक धर्म को डिफेंड कर रहे हैं, दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। इन हालात को छेड़ा किसने? भाई जिन्होंने इन हालात को, पुरअमन हालात को छेड़ा है और ये एक हरकत की है मुसलमानों को के जज्बात को भड़काने की और मुल्क के अंदर हालात खराब करने की, जिन्होंने इब्तिदा की है, कोशिश की है, जो जड़ बुनियाद है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई है हम जानना चाहते हैं। लेकिन उल्टा अब मुसलमानों को ही फांसने की कोशिश की जा रही है, और उल्टा कानपुर के अंदर आप देखिए कि मुसलमानों को गिरफ्तारियां की जा रही हैं और जगह जगह मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि देश के हालात बिगड़ें, देश में अमन और शांति हो। मोदी जी क्यों खामोश हैं? अमित शाह साहब क्यों खामोश हैं? किसी के जुबान से कोई बात नहीं निकल रही। FIR में जितने नाम आए हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर हैं,
सारे हुड़दंगियों का, सारे नफरती कैरेक्टर्स का पूरा बायोडेटा खंगाला जा रहा है। सीधे कंट्रोल रूम से सोशल मीडिया पर कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या वीडियो बना रहा है, कैसे वायरल करा रहा है, कहां फैला रहा है, सबकी मॉनिटरिंग की जा रही है। 24/7 नजर रखी जा रही है और इतना कंफर्म है कि अब जो भी भड़काएगा यकीनन नप जाएगा। सोशल मीडिया सेल है ये पुलिस हेडक्वार्टर में 14वें फ्लोर पर। किस तरीके से यहाँ की फंक्शनिंग होती है, और अगर आप कुछ भी भावनाओं को भड़काने वाला या किसी के धर्म के खिलाफ आप अगर कोई ट्वीट करते हैं या कोई फेसबुक पर कुछ लिखते हैं, तो ऐसे में आपके सभी सोशल अकाउंट्स पर पुलिस की नजर बनी हुई है। मेरे सहयोगी कुमार सोनू भी मेरे साथ मौजूद हैं। सोनू, इस वक्त हम उस कंट्रोल रूम में मौजूद हैं जहां पर एक एक अकाउंट पर नजर रखी जाती है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल अभय, आप सबसे पहले मैं आपको ये स्क्रीन दिखा देता हूं। ये दरअसल वो डिजिटल स्क्रीन है जिस पर एक एक ट्वीट की जो है जानकारी दिल्ली पुलिस को होती है। ऐसा नहीं है कि किसी का ट्विटर हैंडल है और उस अकाउंट को दिल्ली पुलिस फॉलो नहीं करती तो उस पर दिल्ली पुलिस की नजर नहीं है। एक एक चीज यहां पर मॉनिटर हो रही है, हैशटैग से लेकर, और जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, उन पर मॉनिटर किया जाता है। कोई भी अभद्र टिप्पणी हो किसी महिला पर, किसी पुरुष पर, खासतौर पर किसी धर्म विशेष को लेकर या किसी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर, तो ये पूरी सोशल मीडिया की टीम है दिल्ली पुलिस की जो कि हेडक्वार्टर में काम करती है। एक एक चीज को मॉनिटर किया जाता है बारीकी से। इसके साथ साथ तमाम जो चैनल्स हैं उनको मॉनिटर किया जाता है ताकि किसी भी तरह की कोई भी धार्मिक भावना भड़काने की कोई कोशिश करता है, कोई ट्रेंड चलाने की कोशिश करता है, कोई वॉलपेपर या कोई भड़काऊ भाषण ट्विटर पर डालता है या कोई वीडियो डालता है, तो उस पर दिल्ली पुलिस की जो IFSO यूनिट है उस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करती है। जो हमारी जो सूत्रों से बात हुई, जो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, दो तरीके से असल में काम होता है। सबसे पहले ये जो आप सेल देख रहे हैं, यहां पर आप देख सकते हैं पूरी यूनिट है, तमाम ऑफिसर, और ये वो ऑफिसर्स हैं जो सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से समझते हैं। किस तरीके से लोग अगर कोई गलत ट्वीट कर रहे हैं या किसी की भावना को भड़काने वाला मैसेज कर रहे हैं, उस पर ये पूरी टीम पैनी नजर रखती है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, उसको बहुत भली बात ये लोग जानते हैं। और सामने स्क्रीन पर जिस तरीके से मेरे सहयोगी कुमार सोनू ने बताया, ये पूरा एक एक ट्विटर आप जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं पूरी तरीके से स्क्रॉल किया जाता है। अगर कहीं भी ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि किसी ने किसी की भावना को भड़काने वाला या कुछ ऐसा ट्वीट किया है जिससे माहौल खराब हो सकता है, तो उस पर नजर रखी जाती है। और दूसरा काम क्या होता है, यहां पूरी नजर रखने के बाद अगर लगता है कि किसी ने कोई ऑफेंसिव ट्वीट करा है, उसके बाद सीधा इस बात की जानकारी दी जाती है। द्वारका में IFSO यूनिट का दफ्तर है सोनू, जहां पर KPS मल्होत्रा बैठते हैं, और अगर यह लगता है कि यह गलत ट्वीट हुआ है, इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, फिर वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। अगर आपके ट्विटर अकाउंट को, फेसबुक अकाउंट को और इंस्टाग्राम अकाउंट को दिल्ली पुलिस फॉलो नहीं करती, तो ये दिमाग से, अपने जहन से गलतफहमी निकाल दीजिए कि दिल्ली पुलिस को आपके उस सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में नहीं पता होगा। ये दिल्ली पुलिस के वो कर्मी हैं जो इस पूरे मामले के एक्सपर्ट हैं। तुरंत कार्रवाई होती है और कानूनी कार्रवाई के एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए सामने इसके, हालांकि हम आपको ऑडियो नहीं सुना सकते, बेहद ही अभद्र एक शख्स ने यहां पर कुछ ट्विटर पर डाला है। इस शख्स ने जो बोला है वो यहां पर मॉनिटर किया जा रहा है, और मॉनिटर करने के बाद इसने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया होगा उसे सीनियर अधिकारी बात करेंगे, IFSO यूनिट भेजा जाएगा, फिर इस व्यक्ति को सम्मन भेजा जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा ताकि इससे पूछताछ की जा सके। हेट मॉन्गर्स किसी भी धर्म के हो, कोई भी हो, कितने ही बड़े क्यों ना हो, सबके खिलाफ जो एक्शन शुरू हुआ है वो फैसला हाई लेवल पर लिया गया है। मोदी सरकार की तरफ से मैसेज साफ है, 24 की लड़ाई हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर होगी, मुद्दों पर होगी, मंदिर मस्जिद पर नहीं होगी। इसीलिए ये लक्ष्मण रेखा खींची गई है और ये कंफर्म है, जो डराएगा, भड़काएगा, वो जेल की चक्की ही पीसेगा। सोशल मीडिया के ऊपर भी नजर रखने के लिए कि वहां पर, क्योंकि एक सेंटीमेंट जब आता है तो सोशल मीडिया से जब वायरल होता है तो पूरी दुनिया में फैलता है, तो उसमें किस तरह का वार्तालाप हो रहा है, किस तरह के लोग बात कर रहे हैं, तो उसको मॉनिटर करने के लिए हमने एक अपनी स्पेशल टीम का गठन किया है ताकि हमें पता लगे कि लोगों को पुलिस के बारे में या जनरल जो हार्मनी या डिसहार्मनी फैल रही है कम्युनिटी में, हम उसको मॉनिटर कर सकें और इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं या कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं। क्योंकि जब हमने एनालिसिस करना शुरू किया, अभी हमने देखा कि नॉट ओनली इंडिया लेकिन बाहर के भी लोग या कोई बॉट्स अकाउंट है वहां से भी कई ऐसे पुश किए जाते हैं एजेंडा जो यहाँ के नहीं, लोकल नहीं है।
सो उससे हमें एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कोई भी जो बवाल उठ रहा है उसके पीछे कौन सी ताकतें हैं, ताकि हम लोगों को अवेयर कर सकें, वो मिसगाइडेड ना हो किसी भी कंटेंट को लेके, और हम स्विफ्ट एक्शन ले पाएं। हिंदू मुसलमान के नाम पर, मोदी के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। एक सैंपल देखिए, ओवैसी ने 11 ट्वीट्स दागकर मोदी पर सियासी हमला किया, और अब ममता बनर्जी भी हिंदू मुसलमान वाली लाइन पर आ गई हैं। दीदी ने 3 ट्वीट्स लिखे, हर ट्वीट में बीजेपी का नाम लिया, गिरफ्तारी वाला टेक्स्ट चिपकाया, और इस तरह बंगाल से 24 वाला सियासी एंगल चालाकी से फिट कर दिया। और ममता इसमें अकेली नहीं है, पूरा का पूरा मोदी विरोधी इकोसिस्टम इसमें शामिल है। मोदी तो यही मैसेज देते हैं कि देश को हिंदू मुसलमान बंद कर देना चाहिए, मुद्दे की बात हो, विकास की बात हो, मगर विरोधी उसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढते हैं। इसीलिए तो इतने हेट स्पीचर्स दिखते हैं, और सोशल मीडिया पर इन दिनों हिंदू मुसलमान के बहाने मोदी को हटाने वाली पटकथा लिखते हैं। यह सब एक क्रोनोलॉजी का हिस्सा है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह की टाइमलाइन पर चले जाइए, सब समझ जाएंगे। इसी सोच का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी कुछ साल पहले कर चुके हैं। मोदी को ऐसा छक्का मारो कि सीमा पार मरे, ये कांग्रेस के नेता का बयान है। सोचिए, कांग्रेस वालों को आपके मोदी से इतनी नफरत हो गई है, इतनी नफरत हो गई है कि वो मोदी को मारने तक के सपने देखने लगे। अगर आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस गलत लाइन लेंथ पर बॉल डाल रही है, नो बॉल डाल रही है, तो ये आपका भ्रम है। ये कांग्रेस पूरी तरह एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कर रही है। ये जाकिर नाइक कौन है भाई? ये वही जाकिर नाइक है जिसके दरबार में जाकर दिग्गी राजा उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। और आज से देश में राष्ट्रपति चुनाव की शुरुआत हो गई। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा। इस बार राष्ट्रपति चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। कई नेता, कई पार्टियों के अध्यक्ष खुद राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इसके लिए बैठकों का दौर और रणनीति भी बनानी शुरू कर दी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में राष्ट्रपति पद के लिए ऐसा नाम है जिसका जब ऐलान होगा तो उद्धव ठाकरे इनकार नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के लिए भी विरोध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगला राष्ट्रपति कौन, इसका मंथन शुरू हो चुका है। चुनावी समीकरण बनने बनाने बिगाड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। राष्ट्रपति चुनाव का असर आने वाले कई राज्यों के चुनाव पर, 2024 लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। ऐसे में अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यह फैसला कई चुनाव में, कई क्षेत्रों में, कई मंचों पर हार जीत का फैसला भी करेगा। हिंदुस्तान के इतिहास में 3 मुस्लिम राष्ट्रपति चुने गए, 1 राष्ट्रपति सिख हुए, 2 दलित राष्ट्रपति भी हुए, लेकिन अब तक कोई आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना है। तो क्या इस बार देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगा? यह सवाल सियासी गलियारों में गूंज रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसका फायदा किस पार्टी को, किस राज्य में, किस चुनाव में होगा? अगर विरोध हुआ तो किसको, कहां पर नुकसान हो सकता है? इस पर बैठकों का दौर जारी है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, इस बार आदिवासी उम्मीदवार पर बीजेपी क्यों दांव खेलना चाहती है, इससे उसको क्या फायदा होगा और कहां पर? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, ये राज्य ऐसे हैं जहां आदिवासी वोट निर्णायक होता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी की टाइमलाइन को थोड़ा रिवर्स करके देखेंगे, अगर अलग नजर और नजरिए से देखेंगे, तो बीजेपी इस बार आदिवासी राष्ट्रपति बनाना चाहती है। इसकी झलक मिलती है। 15 नवंबर 2021 को भोपाल में जनजातीय सम्मेलन को पीएम ने संबोधित किया। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर संसद में प्रतिमा का माल्यार्पण किया। जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान किया गया।
पिछले महीने गुजरात के दाहोद में पीएम मोदी आदिवासियों के बीच पहुंचे, यानी आदिवासियों के बीच पहले एक खास मैसेज दिया जा रहा है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब गुजरात से शुरू होता है। पूरा गणित राजनीतिक आंकड़ों से समझिए। गुजरात में करीब 15% आबादी आदिवासियों की है। गुजरात में 182 विधानसभा सीट है, जिसमें 27 सीटें रिजर्व हैं। इसके अलावा 35 से 40 सीटों पर आदिवासी वोट बेहद अहम है। इन पर किसी भी पार्टी का एक तरफा दबदबा नहीं है। कांग्रेस इसी वोट बैंक की बदौलत गुजरात में अपना वनवास खत्म करना चाहती है, और यही वो पॉइंट है जहां बीजेपी की कमजोरी भी नजर आती है। गुजरात की रिजर्व 27 सीटों में बीजेपी को साल 2007 में 13, साल 2012 में 11, साल 2017 में 9 सीट ही मिल सकी थी। गुजरात में चुनावी हवाएं तेज हो चुकी हैं। अगर बीजेपी आदिवासी प्रत्याशी को राष्ट्रपति पद के लिए उतारती है और जीत मिली, तो इसका असर सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं होगा। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में 28 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2014 में बीजेपी इनमें से 11 सीटें, लेकिन 2019 में 2 सीटों पर ही बीजेपी रुक गई थी। मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 84 पर आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में है। 2013 में भाजपा ने इनमें से 59 सीटें जीती, जो 2018 में सिर्फ 34 रह गई। दोनों राज्यों में अगले साल चुनाव है, जिनका असर 2024 लोकसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। जब बात 2024 की आती है, तो आदिवासी वोटर लोकसभा चुनाव में हर पार्टी के लिए और भी अहम हो जाता है। तभी शायद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आदिवासी सामूहिक विवाह का आयोजन कराती हैं, उनके साथ डांस भी करती हैं। लोकसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम का वक्त बचा है, और अभी से जो जितना जोर लगाएगा, उसको उतना फायदा मिलेगा। लोकसभा चुनाव में 47 सीट एसटी के लिए आरक्षित होती है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 6, झारखंड और ओडिशा में 5-5, महाराष्ट्र और गुजरात में 4, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 3 सीट, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम में 2 सीटें आरक्षित हैं। मणिपुर और मिजोरम में 1-1 सीट है। अब सवाल, बीजेपी किसको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाएगी और क्यों बनाएगी? इसके पीछे क्या नई रिसर्च आई है? क्या नई कैलकुलेशन बनी है? अर्जुन मुंडा, जुएल ओरांव, द्रौपदी मुर्मू, ये वो नाम है जो बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे आगे है। द्रौपदी मुर्मू, ये नाम सबसे मजबूत दावेदारों में है। द्रौपदी मुर्मू कौन है और क्यों बीजेपी के लिए इतनी अहम है, ये जानिए। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं जिनको राज्यपाल नियुक्त किया गया। पहली महिला हैं जिन्होंने झारखंड के राज्यपाल के कार्यभार को संभाला। द्रौपदी मुर्मू पहली ऐसी राज्यपाल हैं जिन्होंने 6 साल 1 महीना और 28 दिन का कार्यकाल संभाला। अपने पूरे कार्यकाल में कभी विवादों में नहीं रही, लेकिन हमेशा जनजातीय मामलों, शिक्षा, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य को लेकर सजग रही। इससे पहले वो 2 बार ओडिशा में विधायक भी रह चुकी हैं। ओडिशा में बीजेपी सरकार में मंत्री भी रही। राष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इस बात पर अब खूब चर्चा शुरू हो गई है कि कौन होगा एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार। पार्टी की तरफ से इस बाबत ना तो कोई जानकारी अभी तक दी गई है, ना ही कोई संकेत किया गया है। ऐसे में अंदाजा का बाजार और ज़्यादा गर्म हो गया है। जो अलग अलग अंदाज़ा लगाया जा रहा है, उसमें एक अंदाज़ा ये भी है कि संभव है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी ट्राइबल फेस को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करें। अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा और इसी से इसका महत्व समझा जा सकता है। ऐसे में इस कैटेगरी में आने वाले जो नाम हैं, उसमें सबसे प्रमुख नाम लिया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू का, जो उड़ीसा की रहने वाली हैं, वहाँ विधायक रहीं, उड़ीसा में बीजेपी गठबंधन की सरकार में मंत्री भी रहीं और साथ साथ झारखंड की राज्यपाल भी। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू का चयन अगर किया जाता है तो एक तरफ ट्राइबल कम्युनिटी को मैसेज जाएगा, दूसरी तरफ महिला। मतलब ये कि राजनीतिक संदेश बहुत सारे हैं। अगर बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का दावेदार बनाती है या किसी दूसरे आदिवासी लीडर को चुनती है, तो इसका विरोध करना विपक्ष के लिए बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो ये नैरेटिव बन जाएगा कि विपक्ष आदिवासियों के खिलाफ है, जिसका नुकसान लोकसभा और खासकर विधानसभा चुनाव में होगा। महाराष्ट्र में 25 सीट एसटी के लिए आरक्षित है, ओडिशा में 33, राजस्थान में 25, छत्तीसगढ़ में 29, पश्चिम बंगाल में 16, तेलंगाना में 12 और आंध्र प्रदेश में 7 सीट आरक्षित है। विरोध हुआ तो इसका रिएक्शन विपक्ष को अपने घर में झेलना होगा, जहां पर उनको सबसे ज्यादा दर्द होगा।
राष्ट्रपति चुनाव हिंदुस्तान का सबसे अलग तरह का चुनाव है। प्रेसिडेंट इलेक्शन में एक वोट की वैल्यू सिर्फ एक नहीं होती। कौन वोट करेगा, कैसे वोटिंग होगी, कैसे नतीजे आते हैं, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। ये आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये सवाल, क्या बीजेपी के पास राष्ट्रपति चुनने के लिए पर्याप्त वोट है? बीजेपी को कितने वोट की अभी और जरूरत है? कैसे जीत का समीकरण तैयार होगा? पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में अचानक हलचल बढ़ी है। दूसरे राज्यों के नेताओं की दूसरे लीडर से मुलाकातों का सिलसिला तेज हो गया है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव एक अलग मोर्चा बनाने की कोशिश में हैं, जो कि कांग्रेस से अलग होगा। इसके लिए चंद्रशेखर राव सुपर एक्टिव रोल में हैं। हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में थे, तब उन्होंने केसीआर के अंधविश्वास पर सवाल उठाए थे। केसीआर भी खुलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का विरोध करते रहे हैं। अगर केसीआर राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक अलग ग्रुप बना रहे हैं, तो उसकी वजह वो जादुई आंकड़ा है जिससे बीजेपी दूर है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी के पास 48.9% वोट है, जबकि विपक्ष के पास 51.1% वोट है, जिसमें कांग्रेस का 21.9% वोट है। अन्य का हिस्सा 29.2% है। बीजेपी को 1.1% और वोट चाहिए। कुल 11,190 वोट की जरूरत है। सियासी घमासान यहीं से शुरू होता है। के चंद्रशेखर राव राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक मजबूत विपक्ष बनाने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले केसीआर अरविंद केजरीवाल से मिल चुके हैं, भगवंत मान से मिले, अखिलेश यादव से मिले, तेजस्वी यादव से मिले, हेमंत सोरेन से मुलाकात की, शरद पवार से मीटिंग की, उद्धव ठाकरे से मिले, देवगौड़ा से भी बैठक की, ममता बनर्जी से मिलेंगे। इसके अलावा नवीन पटनायक से भी मिल सकते हैं। अब समझिए कैसे के चंद्रशेखर राव विपक्ष को नया चेहरा, बीजेपी के खिलाफ नई ताकत बनाना चाहते हैं। कैसे उनकी रणनीति कांग्रेस को उनके साथ मिलने को मजबूर कर देगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए के चंद्रशेखर राव के पास 2.9% वोट है, उद्धव ठाकरे के पास 9.33% वोट, ममता के पास 8.16, अखिलेश के पास 15.26, तेजस्वी के पास 7.75% वोट, भगवंत मान के पास 1.2% वोट, अरविंद केजरीवाल के पास 0.75% वोट है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी सियासी बाजार गर्म है, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कैसे फैसला करेंगे ये समझना मुश्किल है। 2012 में एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार ने यूपीए उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था। 2017 में महागठबंधन में रहते हुए उन्होंने एनडीए कैंडिडेट रामनाथ कोविंद को सपोर्ट किया था। पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार लगातार जातीय जनगणना और कई मुद्दों पर एक्टिव हैं। इन सब की वजह से नीतीश कुमार के रुख को लेकर सस्पेंस कायम है। हालांकि केसीआर जो शतरंज का खेल खेल रहे हैं, वो बीजेपी को कम से कम फंसाने वाली नहीं है, क्योंकि जिस रणनीति पर विपक्ष काम कर रहा है उसको मोदी पहले ही हरा चुके हैं। बीजेपी को मालूम था राष्ट्रपति चुनाव से पहले ऐसे ही रण तैयार होगा, जिसका जवाब ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक और आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी है। बीजेपी को 1.1% की जरूरत है। जगन मोहन रेड्डी के पास 4% वोट है, जबकि नवीन पटनायक के पास 2.9% वोट है। यानी किसी एक का भी समर्थन मिला तो बड़े आराम से बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव जीत जाएगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि तीसरा मोर्चा कांग्रेस को अपने सामने झुका ले, जिसकी तैयारी केसीआर काफी वक्त से कर रहे हैं। तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जीतते वही हैं जो सही वक्त में सही फैसला करते हैं। इसमें प्रधानमंत्री मोदी की टक्कर का कोई नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव कब होंगे, कब नतीजा आएगा, इसकी फुल डिटेल देखिए। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होगी, 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और 21 तारीख को फैसला आ जाएगा।
राष्ट्रपति चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होता है। राष्ट्रपति चुनाव में आम नागरिक सीधे तौर पर वोटिंग नहीं करते हैं, बल्कि उनके चुने हुए विधायक सांसद वोट देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन खुद पेन देता है। अपने पेन का इस्तेमाल करना तक मना होता है। देश के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को शपथ ली थी और 24 जुलाई 2022 तक उनका कार्यकाल रहेगा। भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसी के बाद से शपथ की ये तारीख करीब फिक्स हो गई। राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता है जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले उसकी जीत हुई, बल्कि किसके वोट की कितनी वैल्यू होती है ये अहम है। राष्ट्रपति चुनाव में 776 सांसद वोटिंग करेंगे, जिनकी वोट वैल्यू 5,43,200 है। 4,033 विधायक वोट देंगे, जिनकी वोट वैल्यू 5,43,231 है। टोटल 4,809 माननीय वोटिंग करेंगे और कुल वोट वैल्यू 10,86,431 है। और जीतने के लिए 5,43,215 वोटों की जरूरत होगी। आप सोच रहे होंगे भला ये कैसी वोट वैल्यू है? सांसद की वोट वैल्यू अलग, विधायक की अलग है। तो ऐसा कैसे होता है वो जानना और याद रखना जरूरी है। किस राज्य की कितनी आबादी है, उसके कितने विधायक हैं, इससे उसकी वोट वैल्यू निकाली जाती है। यूपी के एक विधायक की वोट वैल्यू सबसे ज्यादा 208 होती है। सिक्किम के विधायक की वोट की वैल्यू सबसे कम 7 होती है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में जम्मू कश्मीर हिस्सा नहीं होगा। अब सांसदों के वोट की वैल्यू जानिए। एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 है। इस बार राष्ट्रपति का चुनाव बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि इस बार चुनावी रण में कई दिग्गज उतरेंगे, कई समीकरण तैयार होंगे और जो फैसला आएगा वो 2024 लोकसभा की रणनीति तय करेगा। और देश में कल राज्यसभा सीटों की 16 सीटों पर रण की तैयारी है। इस चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में भी राजनीति गर्म है। क्रॉस वोटिंग का डर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी और बीजेपी दोनों को सता रहा है। फाइट एक सीट को लेकर है। हिंदुत्व पर बीजेपी ठाकरे सरकार को घेर रही है और निर्दलीय विधायकों का समर्थन मांग रही है। आज मुंबई के 5 सितारा होटल ताज प्रेसिडेंसी में बीजेपी के विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में जय श्री राम के नारे लगाए गए। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद थे। उनके सामने विधायकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कल औरंगाबाद में ठाकरे ने भी श्री राम पर भाषण दिया था और कहा था कि उनके हृदय में राम है। दरअसल इस टक्कर का सीधा असर राज्यसभा चुनाव पर पड़ेगा। कल के चुनाव में एक सीट के लिए जबरदस्त जंग है। इसका गणित भी आपको जरा समझा देते हैं। महाराष्ट्र में कुल 6 सीटें हैं। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। बीजेपी को 7 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन मिल सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी 2 सीट आसानी से जीत सकती है, क्योंकि एक सीट के लिए 42 वोट की जरूरत होगी। इस हिसाब से 84 वोट आसानी से पूरे हो रहे हैं। लेकिन एक सीट पर टक्कर है। इसके लिए बीजेपी के पास 29 वोट बचते हैं, इसलिए उसे 13 और वोट जुटाने होंगे। इसके लिए बीजेपी को भी निर्दलीय विधायकों या फिर छोटे दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी तरह शिवसेना के लिए भी एक सीट का चक्कर बना हुआ है। महाविकास आघाड़ी के पास 169 विधायकों का समर्थन है। शिवसेना के पास 55, कांग्रेस के पास 44 और एनसीपी के पास 54 विधायक हैं। छोटे दलों के और निर्दलीय विधायकों की संख्या 29 है। इनमें 13 निर्दलीय हैं और 16 छोटे दल के विधायक हैं। इन्हीं को साधने के लिए शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी ने विधायकों की बाड़ेबंदी की है। यानी यही वो विधायक होंगे जो कल दिल्ली जाने का टिकट शिवसेना या बीजेपी को देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।